जय साथियों, मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल और आप देख रहे हैं आकर्षण एम पटेल यूट्यूब चैनल पर। और जितने जो बच्चे एप्लीकेशन आकर्षण एकेडमी में देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देखेंगे वैदिक क्लास का 6, जिसमें हमने पिछले क्लास 5 में हमने देखा कि सूर्य अगर नेगेटिव हो तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। सूर्य अगर मतलब अगर किसी के चार्ट में अगर 1 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, 6 टाइम्स हो तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, उन सबको हमने डिटेल क्लास 5 में देखा। आज हम देखेंगे क्लास 6, एकदम प्रोफेशनल लिख लीजिए। ये चार्ट जनरली किसी को जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। अगर ये चार्ट अगर आपको याद है तो आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ देख करके या किसी का भी चार्ट देख करके आप आसानी से बता सकते हैं कि उसका पूरा जो जीवन है कैसा होगा। ठीक है, अक्सर बच्चों जो है एक सवाल पूछते हैं कि सर ये मेरा वैदिक चार्ट है या ये मेरा लोसो ग्रिड है। ठीक है, इस चार्ट खाली बच्चे जो है ना चार्ट बनाना तो आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि मैंने वैदिक चार्ट बनाना भी सीखा हुआ है, या यूट्यूब में आपको कहीं से भी वैदिक चार्ट बनाना हो या लोसो ग्रिड बनाना आप सीख जाते हैं। लेकिन एक वैदिक चार्ट से आप एक ही पल में एक झलक में देख करके आप उसका पूरा जीवन कैसा होगा आप एक पल में बता सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं जितना जो सीरीज पढ़ाऊंगा, मतलब अभी तो केवल आपने सन के बारे में जाना, इस मतलब जानेंगे अभी आप कि सन के फ्रेंड कौन होते हैं, एनिमी कौन होते हैं, न्यूट्रल कौन होते हैं। ऐसे अगर आप 9 ग्रह के अगर आप जान जाएंगे, ठीक है, और इसमें अगर आप चार्ट देखेंगे किसी का तो एक पल में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका पर्सनल लाइफ पूरा जीवन भर कैसा होगा, इसका प्रोफेशनल लाइफ जो है कैसा होगा जीवन भर। मतलब जिसको बोलते हैं एक झलक में देख करके बता देना। आगे हम जब आप सारे ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, मैं क्योंकि ग्रह इसलिए चालू किया हूं, हम पहले शुरुआत सन से सूर्य से किए, फिर उसके बाद धीरे धीरे चाहता तो मैं डायरेक्ट जो है वैदिक का चार्ट का पेयरिंग का योग का पढ़ाना चालू कर देता, लेकिन उसमें आप प्रोफेशनल लेवल पर नहीं सीख पाते। आपका हमेशा बेस जो है हमेशा अधूरा का अधूरा ही रहता। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे हम एक घर तैयार करते हैं, ठीक है, तो घर बनाने से पहले जैसे हम न्यू तैयार करते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको ये जो चार्ट जो आपका है 1 3 9 6 7 5 या 2 8 4, ये जो चार्ट है इसके बारे में जितने जो ग्रह हैं उसको एकदम बेसिक से इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आपका बेस बहुत मजबूत हो जाए। और यही सेम चीजें जो है धीरे धीरे आपके एस्ट्रोलॉजी में भी काम आएगा, और जब मैं आपको वास्तु पढ़ाऊंगा, नियम पढ़ाऊंगा, उन सब में काम आएंगे। चाहे लोसो ग्रिड पढ़ें, चाहे पाइथागोरियन पढ़ें, चाहे टाइम क्लॉक कैलेंडर पढ़ें, चाहे आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ें, न्यूमरो वास्तु पढ़ें, उन सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला फर्ज बनता है कि आपका बेसिक जो है क्लियर रहे। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आने वाले समय में जितने कोर्स में आपको यूट्यूब में पढ़ाऊंगा आप तुरंत 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 जो है समझते चले जाएंगे और हर एक चीज जो है तुरंत सामने वाले को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो आज हम देखेंगे क्या सूर्य से रिलेटेड कौन कौन से एनिमी नंबर है और कौन से जो है फ्रेंडली नंबर है। तो इसको लिख लीजिए ट्रिपल स्टार स्पेशल जो है प्रोफेशनल चार्ट है। अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, सबको शेयर मत कीजिएगा, आप लोग अपने जैसे हैं इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, लेकिन हर किसी को इसको फ्री में मत बांटिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से ये चार्ट मिला हुआ है। ठीक है, तो 1 क्या है, सूर्य का नंबर है। 1 के हमेशा क्या होंगे, फ्रेंडली 1 ही, मतलब राजा का दोस्त क्या होगा, राजा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते चलिए 1 किसका नंबर होता है, राजा का। ठीक है, 2 किसका होता है, पहले से हम पढ़ चुके हैं, रानी का। 3 किसका नंबर होता है, गुरु का, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 5 का होता है पुत्र, प्रिंस का। ठीक है, 7 किसका नंबर होता है, साधु का। ठीक है, और 9 किसका नंबर होता है, सेनापति। अब सेनापति कौन है, तो ये हो गया प्रिंस मतलब कौन, बुध। साधु मतलब क्या हो गया, केतु। और सेनापति मतलब क्या हो गया, मंगल। तो इस तरीके से हमने 1 किसका हो गया, सूर्य का नंबर, एक किसका हो गया, चंद्रमा का नंबर। ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूं ताकि आप आसानी से इस चीज को एकदम अच्छे से समझ पाए। नोट्स एकदम बेहतरीन बनाइएगा क्योंकि जीवन भर ये काम आने वाला है, क्योंकि जीवन भर कभी ये चीज बदलता नहीं है। तो हमने एक देखा राजा, और राजा क्या होता है, सूर्य। अब मान लो किसी का बीएन मूलांक 1 है या डीएन 1 है, तो उनकी दोस्ती किसके साथ होगी, तो जिसका भी बीएन डीएन या जिसका भी लेटर 1 से स्टार्ट होता है तो उससे अच्छी दोस्ती होगी, उसका कंपेटेबिलिटी अच्छी होगी।
आगे इस सब चार्ट को इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि जब हम आगे जो है मैच मेकिंग करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, पति पत्नी का, बिजनेसमैन का, पार्टनर्स का, दोस्ती यारी का, ठीक है, वो सब में काम आएगा। तो इसीलिए मैं आपको एकदम बेसिक से इसलिए लेकर के चल रहा हूं ताकि आने वाले समय में जितने योग पढ़ें, आपका बेस इतना मजबूत हो चुके रहे कि सामने को जैसे ही आप चार्ट देखें सामने वाले का, फट से बता दें कि हाँ इन दोनों के बीच बनेगा, या इन दोनों के बीच आगे चल करके डिवोर्स होगा, या आगे चल करके ये दोनों जो है पार्टनर्स हैं वो अलग होंगे, या ये दोनों जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, इनकी शादी होगी कि नहीं होगी, कौन से पीरियड में इनका डिवोर्स होगा, उन सारी चीजों को आप जानेंगे। लेकिन इस चार्ट को जानने के बाद, क्योंकि यही चार्ट इसका मेन बेस है, और बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट इसको क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि यही अगर चीज को अगर बता देंगे तो आप उनका महंगा महंगा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का आप कोर्स खरीदेंगे? कभी नहीं खरीदेंगे। आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी को मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया, क्लास 1 से 10 तक। वही सेम चीज को जो दूसरे जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं 55,000 56,000 मतलब 95,000 तक बेच रहे हैं वही सेम कोर्सेस को। तो कहने का मतलब है कि ये चार्ट जब आपको अभी 1 का पढ़ा रहा हूं, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 6 7 8 9 तक जब हम पूरे चार्ट को एक कॉपी में लिखिएगा, नोट करिएगा, फिर सामने वाले को प्रिडिक्शन देने में मजा आएगा। तो 1 का दोस्त होता है, मतलब राजा राजा का दोस्त होता है। 1 जो रानी है मतलब चंद्रमा का दोस्त होगा। 1 का रिश्ता किसके साथ अच्छा होता है? गुरु के साथ, क्योंकि राजा है तो राजा का राजा के साथ अच्छा बनेगा। 1 का रानी के साथ तो बनेगा ही, ठीक है, क्योंकि राजा रानी का एक साथ दोस्ती होगा ही। अब राजा को अपने जो दरबार में है गुरु का जरूरत पड़ता है, क्योंकि मार्गदर्शन की जरूरत होती है। बिना गुरु के, बिना ज्ञान के, बिना रास्ता के, बिना रोशनी के जीवन अंधकार है। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कहीं पर भी रहें, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ठीक है। तो यह है, गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके बच्चे से उसकी तो दोस्ती रहेगी। हर हर पिता को अपना बच्चा प्यारा होता है, चाहे वो कितना भी गलत हो, कितना भी जो भी हो, लेकिन अपना बच्चा प्यारा होता है, ठीक है। साथ ही साधु, हर जो है आप जितने जो आप रामायण देख लें, महाभारत देख लें, जितने जो ऋषि मुनि हैं उन सब का हमेशा से जो है उनका सम्मान किया जाता है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। तो केतु का हमेशा साधु के रूप में देखा जाता है। 9 जो है सेनापति, बिना सेनापति के राजा किसी राज्य को अगर मान लो युद्ध करना चाहता है या कोई भी चीज, तो बिना सेनापति के आप जानते हैं कि बिना साम्राज्य के कोई नहीं है, ठीक है। तो हमेशा सन का दोस्ती किससे होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से और 9 से। अब आते हैं बात क्या 8 और 9 से क्या दुश्मनी है और क्यों दुश्मनी है, इसको आगे समझते हैं। पहले इतने अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि एक का जो दोस्त जो होंगे या फ्रेंडली जो होंगे या जिनका भी BNDN 1 या 2 या 3 या 4 या सॉरी 1 2 3 5 7 और 9 है, उन सब से इसका क्या होगा? अच्छा कंपेटेबिलिटी बनेगा, अच्छा उनके साथ दोस्ती बनेगा, चाहे नाम से हो चाहे किसी से भी हो। लेकिन जिसका नेम 8 से आ रहा हो या जिसका BNDN 8 हो या जिसका नाम 8 से स्टार्ट हो रहा हो, उसके साथ हमेशा जो है क्या क्या प्रॉब्लम होगी, आगे हम 1 और 8 के बीच पढ़ेंगे, आगे हम 1 और 6 के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रख लीजिए, शनि और शुक्र इन दोनों से किसका नहीं बनता है? सूर्य का, ठीक है। अब आगे 4 क्या है? सीक्रेट एजेंट है। क्या है? सीक्रेट एजेंट। हमने पहले भी पढ़ चुका है पद के बारे में। तो जो सीक्रेट एजेंट जो होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आसान भाषा में गुंडा बोलते हैं। तो राजा को गुंडा की जरूरत है कि नहीं? किसी को मारना है, किसी को पीटना है, किसी को सजा देना है, तो गुंडा की जरूरत है कि नहीं? सीक्रेट एजेंट की जरूरत है कि नहीं? किसी दूसरे राज्य के बारे में गुप्त जानकारी चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए, किसी को कुछ ना कुछ, तो हमेशा सीक्रेट एजेंट का जरूरत पड़ता है। इसलिए न्यूट्रल है ये। न्यूट्रल मतलब जब काम पड़ेगा तो सीक्रेट एजेंट को बुलाएगा कि भाई फलाना जगह का पता करके आ कि वहां क्या हो रहा है हमारे बारे में, ठीक है। जब जरूरत है तब इसका काम है, अदरवाइज इसका काम नहीं है। मतलब काम है तब तक उसको पूछेंगे, अदरवाइज किनारे करेंगे, इसीलिए इसको न्यूट्रल रखते हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिए अपने चार्ट में 1 का दोस्ती जो है 1 से है, 2 से है, 3 से है, 5 से है, 7 से, 9 से। उसके बाद दुश्मनी किसके किसके साथ है? 8 के साथ। 1 और 8 सूर्य और शनि का नहीं बनता है, आगे चार्ट में मैं पढ़ाऊंगा।
कि 1 और 8 का जब भी कॉम्बिनेशन आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या बीमारियां होती हैं और क्या क्या जो है अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। 1 और 6 जब आते हैं तो क्या होते हैं उसको आगे हम देखेंगे आगे स्लाइड पर। अब लिखिए 1 के बेस्ट फ्रेंड। तो 1 के बेस्ट फ्रेंड हमेशा याद रखिएगा, पहला हमेशा राजा को जो है उसकी पत्नी से भी ज्यादा कौन प्रिय होता है, सेनापति। क्योंकि 1 और 9 का जब भी कॉम्बिनेशन आता है हमेशा आदमी जो है सफल होता है। इसीलिए जितने भी BNDN 1 वाले आप देखेंगे 1-9 का, या जिनका डेट ऑफ बर्थ 19 है, हमेशा जो है आपको बहुत आगे दिखेंगे, सफल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 1-9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे गुरु के साथ उसका बहुत अच्छा बनता है और 5 जो है उसका बेटा है। तो इन तीनों के साथ उसका जो है बेस्ट फ्रेंड है, याद रख लीजिए। फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब इतने नंबर्स में अगर आप देखें तो 9, 3, 5 बेस्ट से बेस्ट पेयर माना जाता है। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां तक अगर लिख लिए होंगे तो 8 और 6 क्या है, इसके एनिमी है, और 4 क्या है, न्यूट्रल। अच्छे से नोट करिए। और जब भी आप कॉपी बनाते हैं तो हमेशा ब्लैंक पेज से बनाइए। ब्लैंक पेज से बनाते हैं तो क्या होता है, आप नए नए कंटेंट और जोड़ने लगते हैं। क्योंकि आप हो या मैं हूं, हम भी लगातार कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, अलग अलग गुरुओं के माध्यम से। कहीं से भी आप पढ़ें, यूट्यूब से आप मुझसे पढ़ें, दूसरे से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, मैटर एक करता है कि आप बेस्ट से बेस्ट बनने का प्रयास करिए। जरूरी नहीं कि कभी आप किसी एक ही टीचर से पढ़ें, ऐसा नहीं है, सबसे पढ़िए। क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या करना है, अपना जो भी ज्ञान का थैला है उसको भरना है। ठीक है, तो इसीलिए 1 के दोस्ती क्या हो गया, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 8, 6 से हमेशा कट्टर दुश्मन रहते हैं और 4 इसके न्यूट्रल हैं, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए प्रोफेशनल टिप्स। प्रोफेशनल टिप्स में लिखिए कि हमेशा याद रखिए, जैसे राजा है, राजा में क्या होता है, ईगो की भावना आती है। ठीक है, मतलब 1 किसका है, राजा सूर्य। और 8 किसका है, जज का है। और जज कौन है, शनि है। और इन दोनों के बीच हमेशा बनती क्यों नहीं है, इस चीज को समझते हैं। क्या 1 और 8 में हमेशा से शनि में क्यों नहीं बनती है, इसको देखते हैं। ठीक है, ना बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो जब अगर आप देखेंगे तो हम अलग अलग स्टोरी के माध्यम से हम 5 से 6 चीजों को समझते हैं। पहला पॉइंट अगर हम देखें तो हम कहानी से चलते हैं, सूर्य और शनि की कहानी। सूर्य और शनि की कहानी पे अगर आप जाएंगे तो सूर्य जो है क्या है, आप जानते ही हैं, रोशनी है, गोरा है। ठीक है, क्या है, गोरा है। और शनि क्या है, सांवले हैं, श्याम कलर के हैं, या आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं, काले हैं। ठीक है, तो जैसे ही सूर्य जो है अपने बच्चे शनि को जब देखता है तो उसको अपना पुत्र मानने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। तो उस दिन से जो है इन दोनों के बीच कहा जाता है अनबन, और शनि को क्या होता है, हमेशा रुष्ट हो जाता है। पिता का तो समझ में आता है, लेकिन पुत्र जो है और ज्यादा रुष्ट होता है कि मेरे पिताजी ने मुझे त्याग दिया। ठीक है, ये हो गया कहानी के माध्यम से कि सूर्य और शनि के बीच अनबन का क्या कारण है। तो उन्होंने त्याग दिया, इसलिए अनबन हो गया, पहला कारण। दूसरा, अगर हम इसी को सोलर प्लैनेट में अगर हम देखें, क्या सोलर प्लैनेट में सूर्य और शनि की अगर हम बात करें तो आप दोनों का प्रॉपर्टीज को अगर आप देखेंगे सोलर सिस्टम के अनुसार, तो अगर हम सोलर सिस्टम के अनुसार अगर देखें तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब ये सूर्य है और ये क्या है, ये शनि है। अब इन दोनों के बीच अगर दायरा की अगर हम बात करें तो दोनों के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, आसपास भी नहीं है। तो जहां सूर्य है वहां शनि का दूर दूर तक नाता नहीं है। अगर आप पूरे प्लैनेट सोलर सिस्टम को अगर देखें तो दोनों पास पास है ही नहीं, लेकिन जितने जो इसके जो इर्द गिर्द जो दोस्त यार हैं वो आपको पास मिल जाएंगे, लेकिन शनि आपको पास नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इस पाथ को अगर आप देखें तो यहां अगर इस पाथ को अगर देखें तो यहां क्या है, यहां गुरु है। अब इसी को सोलर प्लैनेट में अगर हम स्पेशली समझें
तो जहां तक गुरु है, क्या है, जहां तक गुरु है जीवन में रोशनी है, क्या है, जहां तक गुरु है रोशनी है, जीवन में क्या होगा, रौनक रहेगा, जीवन में क्या होगा, नेम फेम रहेगा, जहां तक गुरु है, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ पर गुरु आ जाएगा। लेकिन जहां गुरु हटा तो फिर इसका दायरा फिर कहाँ स्टार्ट होना चालू होगा, शनि का, और शनि क्या है, अंधेरा है। तो जहां शनि आना चालू होगा जीवन में फिर अंधेरे छाना चालू हो जाता है। तो इसको आप सोलर सिस्टम को देख करके भी दूसरे माध्यम से सूर्य और शनि के बीच अनबन को भी समझ सकते हैं। अब इसी को तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें एस्ट्रोलॉजी के अनुसार या आपके शरीर के अनुसार अगर आप देखें तो आपके 7 चक्र हैं, आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो टॉपिक से भटके मत। तो याद रखिएगा ये सूर्य है और यहाँ शनि है। ठीक है, तो जब आप सूर्य और शनि के बीच अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे तो भी आप इस माध्यम से समझ सकते हैं। इसको आगे और कहानी बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी पे, लेकिन अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत डीपली नॉलेज हो जाएगा, टॉपिक से फिर भटक जाएंगे। फिर तीसरा देखिए, क्या जहां पर रोशनी है वहां अंधकार हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप अगर कमरे में हैं, अगर पूरा अंधकार फैला हुआ है, ठीक है, जैसे आप क्या कर देते हैं, बल्ब जला देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, घर पूरा रोशनी से भर जाता है। मतलब जहां रोशनी होगा वहां अंधकार नहीं हो सकता और जहां अंधकार होगा वहां रोशनी नहीं हो सकती। मतलब दोनों अलग अलग सेगमेंट है, दोनों उत्तर दक्षिण है। ठीक है, इसी को चौथे कहानी से अगर समझते हैं, क्या आप बॉडी से समझते हैं, जहां अगर एनर्जी है, जहां आग है, वहां क्या होगा, वहां ठंडा होगा क्या? नहीं होगा। अब इसी प्लैनेट को समझते हैं यहां इसी सोलर सिस्टम से अगले तथ्य से, मतलब चौथा तथ्य अनुसार अगर सूर्य और शनि के बीच अनबन को अगर देखें तो यहां क्या होगा, अगर आप देखें तो सूर्य वाले क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, ज्यादा गुस्सेले रहेंगे, ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, ज्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप शनि वालों को देखेंगे तो थोड़े ठंडे रहते हैं, और जहां ठंडा होगा और जहां सूर्य होगा, आगे हम दोनों के डिफरेंसेस को और समझेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये क्या है, गर्म है, और ये क्या है, ठंडा है, याद रखिएगा। तो जहां गर्म है वहां ठंडा नहीं हो सकता और जहां ठंडा है वहां गर्म नहीं हो सकता। इतना बेसिक समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला तथ्य समझते हैं। ठीक है, मैं आपको हर एक अलग अलग सेगमेंट से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब अगला देखिए, जहां सूर्य क्या है, एनर्जी है। अब आप इसी को समझिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था कि सूर्य क्या है, एनर्जी तो है, ये तो समझ में आ गया। अगर हम दूसरे भाषा में समझे तो क्या है, हमारे लिए प्राण है, क्या है, आत्मा है। अब जहां शरीर में प्राण है, आत्मा है, एनर्जी है, तो आप जवान हैं। और जहां आपका एनर्जी ढला, जहां आप थोड़े से क्या हो गए, सुस्त पड़ने लगे, आप थोड़े ठंडे पड़ने लगे, तो बोलेंगे ना ये जवानी में भी एकदम बुढ़ापा जैसे काम करता है यार, ये जवान है फिर भी एकदम थक जाता है, हाँफने लगता है। तो जहां अगर जवानी है वहां बुढ़ापा नहीं हो सकता, जहां बुढ़ापा है वहां जवानी। क्यों? क्योंकि प्राण है तब तक शरीर है, और जैसे सूर्य गायब मतलब फिर आत्मा, फिर बुढ़ापा खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप जहां जवानी होगा वहां बुढ़ापा, बुढ़ापा मतलब क्या, शनि और सूर्य। मतलब मैं आपको हर एक अलग अलग जो है एंगल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप सूर्य और शनि को बहुत डिटेल में समझ पाए। नेक्स्ट अगर जहां देखें, एक क्या है, सूर्य राजा है, जिसको क्या होता है, ईगो का प्रॉब्लम होता है, राजा को क्या होता है, ईगो का। और 8 क्या है, शनि है, जो क्या है, जज है। अब आप खुद सोचिए, जज क्या कहता है कि अगर तुम मेरे सामने क्या हो, अनुशासन में रहोगे, कुछ गलत काम नहीं करोगे, तो क्या जज कुछ करेगा क्या? आप जब तक अगर कुछ गलत काम किए नहीं हो, जब तक आप कुछ जो है गलत काम मतलब कुछ आपने कुछ किया ही नहीं है, तो सजा दे पाएगा क्या? नहीं। अगर आप अनुशासन में हो, अगर आप ईमानदार हो, ठीक है, आप विनम्र हो, तो जज भी कभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जब गलती ही नहीं होगी तो जज कभी सजा देगा ही नहीं। तो ये होता है, जज क्या कहता है कि तुम ईमानदार रहो, अनुशासन रहो, विनम्र रहो, ठीक है, हार्ड वर्किंग रहो। ठीक है, क्या हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती रहो, तो मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा। कौन? शनि कहता है। शनि कहता है कि अगर तुम अनुशासन में रहोगे, ठीक है, हम्बल रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, ठीक है, हार्ड वर्किंग रहोगे, तो मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जहां तुम क्या करोगे, दूसरों को छलना चालू करोगे,
दूसरे के साथ बेईमानी करना चालू करोगे, दूसरे को गलत सलत असभ्य बोलोगे, दूसरे के साथ गलत करना चालू करोगे, ठीक है, काम धाम कुछ भी नहीं करोगे, तो फिर शनि आना चालू हो जाएगा, शनि अपना प्रभाव देना चालू करेगा। तुम अगर ईगो पे आओगे तो राजा को भी कहता है कि अगर तुम अपना ईगो अगर मेरे सामने लाए तो मैं तुमको सजा दूंगा ही दूंगा। ये छठवां तथ्य हो गया। इसीलिए जब भी सूर्य और जब शनि का जब भी आता है तो हमेशा एक ही प्रॉब्लम आता है, किसका? ईगो का। तो लिखिए, जब भी 1 और 8 का कॉम्बिनेशन होगा, हमेशा चाहे पति पत्नी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे दोस्त यार हो, हमेशा और हमेशा क्या होगा? अहंकार सामने आएगा। ठीक है, अब इतना अगर नोट कर लिए होंगे, 6 अलग अलग मैंने आपको एंगल से समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सारे 6 एंगल जो है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 और 8 का जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो इसको लिख लीजिए प्रोफेशनल टिप्स, एकदम बेहतरीन वाला, जनरली कोई बताता नहीं है, तो इसको लिखिए यहाँ पे। जहां मैं प्रोफेशनल टिप्स लिखा मतलब समझ जाइएगा, इसको अलग से ग्रीन कलर के पेन पे लिखिएगा। ठीक है, बहुत स्पेशल पॉइंट है। अगर इस टिप्स को अगर आप फॉलो कर लिए ना तो जीवन में कभी भी आपको शनि जो है परेशान नहीं करेगा। लिख लीजिए स्पेशल पॉइंट। ठीक है, तो प्रोफेशनल टिप्स में लिखिए, जब भी किसी का BN1 और DN8 हो, मतलब DN मतलब क्या? डेस्टिनी नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं? भाग्यांक, और इसको हम क्या कहेंगे? मूलांक। तो जब भी मूलांक और भाग्यांक की जब भी बात आएगी तो हमको क्या करना है? तो लिख लीजिए, भाग्यांक अगर 8 हो तो जो भी जातक होंगे जिनका भाग्यांक क्या हो? 8 हो, तो उनको किसका गुण धारण करना चाहिए? तो उनको धारण करना चाहिए शनि का गुण धारण करना चाहिए। लिख लीजिए, जब भी BN और DN 1 8 का कॉम्बिनेशन आए, लिख लीजिए 1 और 8 का जब भी कॉम्बिनेशन आए, तो पीछे कौन है? पीछे भाग्यांक कौन है? 8 है। तो हमको किसका गुण को धारण करना चाहिए? शनि का। और शनि क्या कहता है? अगर तुमको जीवन में अगर तकलीफ है, अगर जीवन में तुमको मुझसे सजा नहीं पाना है, अगर मुझसे तकलीफ नहीं पाना है, और शनि का प्रॉब्लम अगर नहीं झेलना है, तो तुम अपने जीवन पे क्या हो जाओ? क्या कहेगा? 3 एज कहेगा। कितना? 3 एज। इसमें से पहला एज क्या हो जाएगा? तो पहला एज बोलेगा कि हम्बल हो जाओ, विनम्र हो जाओ, क्योंकि फलदार वृक्ष ही क्या होते हैं? झुकते हैं। और सूखे लकड़ी क्या होते हैं? आप अक्सर देखिएगा, जो भी सूखे लकड़ी होंगे हमेशा टूटने वाले होंगे। बोलते हैं ना, फलदार वृक्ष ही झुकेंगे, और दूसरे लोग क्या होंगे? झुकेंगे नहीं। तो इसीलिए शनि क्या कहता है कि तुम मेरे सामने क्या हो जाओ? फलदार वृक्ष हो जाओ। फलदार वृक्ष हो जाओगे तो मीठे फल लगेंगे, लोग सब कोई तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि अक्सर देखेगा जो फल मीठे होते हैं लोग अक्सर उन्हीं को पत्थर मारा करते हैं, लोग उन्हीं के पास आते हैं। सूखे वृक्ष के पास कोई आएगा क्या? सूखे वृक्ष के पास कोई आकर के आपके नीचे बैठना चाहेगा क्या? या सूखे वृक्ष के पास कोई अपना आराम से अपना समय व्यतीत करने आएगा क्या? नहीं। जहां फलदार होगा, जहां छायादार होगा, वहां लोग आपके पास आएंगे। तो आप जैसे सभ्य होंगे, जैसे आप विनम्र होंगे, जैसे आप मृदुभाषी होंगे, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे मदद मांगेंगे, लोग आपसे सब कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप विनम्र हैं। दूसरा क्या कहता है कि एज, दूसरा एज क्या कहता है कि तुम ईमानदार हो जाओ। जो भी तुम्हारे यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या? जो भी कर्मचारी, चाहे बाई हो, ठीक है, चाहे जो भी स्टाफ हो, ठीक है, उन सभी से अच्छे से क्या करो? बिहेव करो, उनके साथ ईमानदारी रखो, उनके साथ सभ्य हो जाओ, उनको हमेशा अच्छा खुश रखो। तो क्या हो जाएगा? जज तुमको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जज क्या कहता है कि जो भी कर्मचारी, जो भी स्टाफ हैं, जो भी नीचे वर्ग में काम करते हैं, उनको परेशान मत करो। अगला क्या कहता है कि खाली बैठो मत, क्योंकि 4 और 8 का एनर्जी सेम होता है। जैसे राहु भी क्या कहता है कि अनुशासन में रहो, मेहनत करोगे। ये 8 शनि भी क्या कहता है कि हार्ड वर्किंग रहोगे तो मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा। तो इसीलिए ट्रिपल एच याद रखिएगा कि जब भी 1 8 का कॉम्बिनेशन आएगा, या जब भी जीवन में जब भी लगता है कि शनि का 7.5 चालू हो गया या शनि का टाइम आ गया है, तो आप हमेशा इस 3 एज को याद रखिएगा। हर किसी के साथ हम्बल हो जाइए,
हर किसी के साथ ईमानदार हो जाइए, और अपने ऊपर मेहनत करना चालू कीजिए, अपने खुद के डेली लाइफ स्टाइल पर मेहनत करना चालू कीजिए। आप अपने प्रोफेशनल वर्क पे तो मेहनत करते हैं, लेकिन हम पर्सनल लाइफ को लेकर के हम मेहनत नहीं करते। इस मेहनत का क्या मतलब है, आप अपने पर्सनल लाइफ पर भी मेहनत करिए, तो आपका आर्ट का जो प्रभाव है बिल्कुल नहीं होगा। अब इसी का जस्ट उल्टा, अगर मान लो किसी का मूलांक, क्या किसी का बेसिक नंबर जो है 8 है और डेस्टिनी नंबर मतलब भाग्यांक 1 है, तो जब भी अगर 1 होगा तो जैसे हम यहाँ पीछे में कौन था, 8 था, तो हमने 8 के ट्रेड को फॉलो किया, 8 के गुण को फॉलो किया, तो अब पीछे में क्या है, 1 है। तो हम पीछे में अगर 1 है, अगर भाग्यांक 1 है, तो हम किसके, जो भी जातक होगा, हम किसके गुण को फॉलो करेंगे, सूर्य के गुण को फॉलो करेंगे। और सूर्य क्या कहता है, सूर्य कहता है कि राजा के सामने, अगर मान लो कोई राजा है, आपके सामने कोई प्रजा आया और आकर के एकदम ईगो से तम 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 करने लगेगा, अगर आप राजा रहोगे तो उसको क्या करोगे, सीधा धड़ को काट करके जो है ना अलग करोगे, कि इतना ज्यादा राजा के सामने इतना ज्यादा तम 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 बात कर रहे हैं। तो हमेशा सूर्य क्या कहता है कि अपने ईगो को त्याग करके हमेशा क्या हो जाओ, अहंकार रहित हो जाओ। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, जैसे सूर्य जो है सारे प्लैनेट के लिए जिम्मेदार होता है, सबके लिए काम करता है, सबकी मदद करता है। आप देखते हैं ना सोलर प्लैनेट में सूर्य जितने जो बाकी जो ग्रह हैं सबको क्या करता है, सबका ख्याल रखता है, सबको बांध के रखता है, सबको खींच करके रखता है, सबको अपने में रखता है। तो वैसे तुम भी जिम्मेदार हो जाओ अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारे साथ हैं, तो उनके लिए जिम्मेदार हो जाओ। जैसे सूर्य टाइम टू टाइम अपना काम करता है, टाइम टू टाइम हर काम को करता है, जैसे उगना अस्त होना सारा चीज, वैसे तुम भी अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लो, अपना अनुशासन अच्छा कर लो। साथ ही साथ क्या करता है, जिससे भी आप वादा किए हो उसको टाइम पे पूरा करो। मैं पिछले क्लास में ही बताया था कि अगर आपको सूर्य मजबूत करना है तो एक पिता और पिता तुल्य से अच्छे रिश्ते बनाने हैं, और दूसरा कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी क्या नहीं करना है, अगर किसी को वादा की है तो उसको तोड़ना नहीं। तो यहाँ पर वही 5 पॉइंट को याद रखिएगा, ईगो नहीं दिखाना है। जब भी 8 या 1 वाले जब भी कॉम्बिनेशन जब भी आते हैं, अगर आपको जीवन में तकलीफ नहीं पाना है तो 8 और 1 वालों को कभी ईगो नहीं करना चाहिए। परिवार वालों के साथ हमेशा रिस्पॉन्सिबल उनका केयर करना चाहिए, हमेशा डिसिप्लिन पे रहना चाहिए, हमेशा टाइम पे हर काम को करना चाहिए, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे रहना, टाइम पे खाना। और साथ ही साथ क्या होने चाहिए, जिसको भी आप वादा किए हैं उसके वादा के पक्के होने चाहिए। तो आपको 8 और 1 का जो कॉम्बिनेशन, जो हर कोई बोलता है कि बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है, जीवन में तकलीफ ही तकलीफ आती है, तो आपको वो तकलीफ नहीं आएंगी। ये बहुत प्रोफेशनल टिप्स है, चाहता तो यहाँ पे मंत्र जादू टोना सब बता देता, लेकिन आप कितने दिन तक आप मंत्र जब कर पाओगे, या कोई भी रेमेडी कितने दिन तक कर पाओगे, नहीं कर सकते। आप जीवन भर नहीं मंत्र जो है आप उच्चारण कर ही नहीं सकते, आप जब कर ही नहीं सकते। शुरू के शुरू 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक करोगे, उसके बाद कर ही नहीं सकते। लेकिन आप अपने लाइफ स्टाइल को आराम से सुधार करके जितने जो ग्रह हैं उसको आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं। जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें 7 चक्रों के बारे में पढ़ाऊंगा, 5 तत्वों के बारे में पढ़ाऊंगा, वास्तु जब पढ़ाऊंगा तो 5 तत्वों के बारे में पढ़ाऊंगा कि आप अपने 5 तत्वों को आप बैलेंस कैसे करेंगे। हम 5 तत्वों से मिल करके बने हुए, तो हम बैलेंस कैसे करेंगे, हमारा खाना कैसा होना चाहिए, हमारा पीना कैसा होना चाहिए, हर एक चीज आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल 8 और 1 और 8 वालों को इतना टिप्स फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए, जब भी आप अक्सर देखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1-8 या 8-1 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा, हमेशा क्या का प्रॉब्लम आएगा, ईगो का, अहंकार का। आप अक्सर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा अनबन या लड़ाई झगड़े क्यों ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो 1 किसका नंबर है, इंडिया का आई देख लीजिए, क्या इंडिया का क्या देख लीजिए आई, और पाकिस्तान का क्या लिख लीजिए, पी का मतलब आप चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो पी का वैल्यू क्या है 8, और नेम न्यूमरोलॉजी के अनुसार आई का वैल्यू क्या है 1। तो हमेशा से 1 और 8 के बीच में, या किसी का भी 2 लोग हैं जिनका बी इंडियन अगर 1 और 8 का हो,
या पति पत्नी के बीच BNDN का 1 और 8 का हो या नेम का हो, हमेशा जो है क्या प्रॉब्लम आएगी, हमेशा और हमेशा क्या प्रॉब्लम आएगा, ईगो और अहंकार का ही पॉइंट आएगा। इसीलिए जो भी 1 और 8 वाले हैं, पति पत्नी हैं, दोस्त यार हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, बिजनेसमैन हैं, हमेशा अपने ईगो को जो है किनारे रखिएगा और साथ साथ चलने का प्रयास कीजिएगा। जब भी ईगो आएगा हमेशा तलाक का नौबत आएगा, क्योंकि मैं 5 से 6 क्लाइंट का मैंने देखा हुआ है 1 और 8 वालों के साथ, अक्सर उन लोगों का लड़ाई जो है केवल और केवल क्या, एक दूसरे की बात ना सुनना, एक अपने आप को उच्च समझना, एक दूसरे वाले को तुच्छ समझना। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जैसे ही अगर सूर्य क्या होगा, जब नेगेटिव होगा तो सामने वाले को हमेशा क्या सोचेगा, तुच्छ समझेगा, और उसका पिच हाई होगा, उस असभ्य होगा। तो इन दोनों के बीच हमेशा जो है ईगो का क्लासेस होता ही है। तो इसीलिए जब भी आप पति पत्नी हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या बिजनेसमैन हैं या दोस्त यार हैं, हमेशा 1 और 8 के बीच जब भी रहते हैं तो ईगो को हमेशा साइड रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, जब भी अगर 1 और 8 वाले हैं तो अब तो नेगेटिव पॉइंट तो बता दिया, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देख लीजिए। तो 1 और 8 वालों का मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, दिमाग से क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं, ये प्लस पॉइंट है। तो हम इसको लिख लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट। अब ये हो गया पॉजिटिव पॉइंट। पहले हमने नेगेटिव पॉइंट बात किया कि उनको क्या करना चाहिए, ईगो से दूर रहना चाहिए। अगला नेगेटिव पॉइंट याद रखिए, जब भी 1 और 8, इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनली समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप शरीर का देखेंगे हिस्सा तो क्या बताया, इसका प्राण क्या है, तो प्राण एनर्जी क्या है, सूर्य है। और शनि क्या है, तो लिख लीजिए शरीर का ढांचा, लिख लीजिए शरीर का ढांचा। नॉर्मली लोग बताते नहीं है, इसलिए लिख दे रहा हूं, हर एक चीज को बेसिक से बेसिक बताते जा रहा हूं कि शरीर का ढांचा और किससे बना हुआ है, शरीर का ढांचा हड्डी, शरीर का ढांचा जो हड्डी हो किससे बना हुआ है, कैल्शियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कैल्शियम से। अब जब कैल्शियम का जब बना हुआ है कौन, शरीर का ढांचा, और शरीर का ढांचा किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 8, और ये 8 क्या है, शनि है। क्या है, शनि। और शनि किसको रिप्रेजेंट करता है, कैल्शियम को रिप्रेजेंट करता है, शरीर के ढांचे को रिप्रेजेंट करता है, और प्राण और एनर्जी क्या है, सूर्य। अब इसी चीज को समझते हैं कि जब भी 1 और 8 के बीच का जब भी कॉम्बिनेशन आएगा तो 1 और 8 के बीच में क्या हो गया, मिसबैलेंस हुआ। तो हमेशा क्या प्रॉब्लम देगा, जो भी 1 और 8 वाले रहेंगे उनको आप अक्सर देखिएगा कैल्शियम विटामिन वगैरह का कमी देखने को मिलता है। दूसरा चीज, सूर्य और मतलब 1 और 8 का कॉम्बिनेशन जब बन रहा है तो हड्डियां जहां मजबूत होने के बजाय क्या होंगी, यहां पर कमजोर होना चालू होगा। ठीक है। तो लिख लीजिए क्या होते हैं, हड्डी से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं कहीं कहीं, कुछ कुछ केसेस में। लिख लीजिए कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, जो पैर जो है, पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम या पैर का कांपना या पैर का कपकपी होना या कमजोर होना, ये कुछ कुछ केसेस में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बनता है। अब इसी को अगर देखें, हमने 1 और 8 के बारे में देख लिया, अब हम कुछ बीमारी के बारे में बात करते हैं सूर्य से रिलेटेड। तो सूर्य से रिलेटेड जब भी होगी तो सूर्य किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को, समझ ही रहे हैं। ठीक है। अब कहां से, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हम बनाए तो क्या है, सूर्य है, शरीर का ऊपरी हिस्सा। तो जब भी ऊपरी हिस्सा में क्या आएगा, तो ऊपरी हिस्सा में सबसे पहले क्या आएंगे आप बताइए, आपका बाल, हेयर। तो जब भी अगर सूर्य अगर कमजोर हुआ तो प्रॉब्लम कहां पर आएंगी, बालों का झड़ना, क्या, बालों का झड़ना, पतला होना। ठीक है, मतलब बाल का थिकनेस, झड़ना मतलब उसका डेंसिटी का कम होना। ठीक है, सफेद होना। ठीक है, मतलब सारा चीज बाल से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। फिर उसके बाद बाल से रिलेटेड ऊपरी हिस्सा से आए, फिर ऊपरी हिस्सा से बाद अगर हम बात करें तो क्या, आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, जिसका भी सूर्य कमजोर होता है आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम आने चालू होंगे। फिर उसके बाद क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेग कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। तो फिर अगला क्या होगा, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। फिर उसके बाद आंख में भी कौन सा आंख को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, लेफ्ट आई। आगे हम पढ़ेंगे
सूर्य चंद्रमा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आगे भी बताऊंगा और डिटेल से, लेकिन याद रखिएगा लेफ्ट आई को पहले इफेक्ट करता है कौन? सूर्य। तो ये सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, साथ ही साथ सूर्य क्या है? प्राण है, ठीक है, एनर्जी है। तो अगर सूर्य अगर कमजोर होगा मतलब उसका इम्यूनिटी क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हर थोड़े थोड़े दिनों में कहा जाएगा, हर छोटा सा कोई मौसम है, थोड़ा सा बारिश हो गया, थोड़ा सा बाहर आ गए तो फिर बीमार पड़ने लगते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बूस्टर। आप अक्सर देखिएगा जब भी कोरोना आया, जिसका भी सूर्य मजबूत नहीं था या जिसका इम्यूनिटी खराब था उसको तुरंत तुरंत कहा जा रहा था कोरोना से रिलेटेड बीमारी हो रही थी। जिसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा था उसको कोरोना कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जिसका वीक था उसको प्रॉब्लम दिया, ठीक है। या आप डेली लाइफ में भी देख लीजिए, जिसका शरीर अच्छा स्ट्रांग रहता है, इम्यूनिटी अच्छा रहता है, तो थोड़ा सा भी कुछ भी अगर मौसम में अगर बदलाव आता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जिसका इम्यूनिटी खराब रहता है, थोड़ा सा हवा पानी कुछ उल्टा उल्टे हुआ, कुछ धूप छांव हुआ, तो फिर उसको तबियत खराब होने लग जाता है। अगला चीज हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, इसको लिख लीजिए। जब भी सूर्य कमजोर होगा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। कमजोर इन द सेंस क्या? जब बहुत ज्यादा अगर वन आता है, इसलिए मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में पहले ही बताया हुआ है कि आप कोई भी नंबर को आप 3 टाइम्स ले सकते हैं। बहुत अगर इमरजेंसी हो गया, नंबर नहीं मिल रहा है या कुछ भी है, तो आप 4 बार जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मोबाइल में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स फिर देना चालू कर देता है। तो हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। आगे जब हम एस्ट्रोलॉजी और पढ़ेंगे, वास्तु पढ़ेंगे, तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल वैदिक में चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने पूरा देखा। अगर मान लो कोई नंबर है, समझते हैं इसको। अभी हमने क्या देखा? 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। इसके बारे में देखा हमने 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। लेकिन अब अगर मान लो 1 और 6 का जब भी कॉम्बिनेशन अगर आएगा, 1 और 6 कॉम्बिनेशन क्या? या तो मूलांक हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीएन या डीएन 6 हो जाए। जब भी बीएन और डीएन के बीच 1 और 6 का कॉम्बिनेशन आ जाए, या 6 या 1 के बीच कॉम्बिनेशन अगर आ जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा बदनामी देता है। एक क्या है? सूर्य का नंबर है, और 6 क्या है? शुक्र का नंबर है। तो कुछ कुछ कथाओं में लिख लीजिए, कुछ कुछ पौराणिक कथाओं में शुक्र को सूर्य का गर्लफ्रेंड माना जाता है। कुछ कुछ कथाओं में, जैसे आप शुक्र के बारे में आप क्या मानते हैं? दानवों के गुरु मानते हैं ना। जैसे 3 को आप क्या मानते हैं? देवताओं के गुरु मानते हैं, देवता के गुरु, ठीक है। वैसे ही 6 को क्या मानते हैं? दानव के गुरु। लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं में 6 को क्या माना जाता है? ये तो 6 तो आप जानते हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्लैनेट है। अगर आप हमारे सोलर सिस्टम को भी देखेंगे तो सबसे सुंदर मतलब चंद्रमा के बाद क्या दिखता है? 6 शुक्र। और हमेशा लग्जरी को फोकस करते हैं 6 वाले, हमेशा क्या होते हैं? आर्टिफिशियल। आगे हम 6 का जब शुक्र के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं में याद रखिएगा, इसको क्या माना जाता है? गर्लफ्रेंड माना जाता है। किसका? सूर्य का। तो जब भी 1 और 6 का जब भी कॉम्बिनेशन अगर आता है, हमेशा उसको बदनामी मिलता है। किसके कारण? फीमेल के कारण। कोई लड़की है, ठीक है, उसके कारण बदनामी होने के चांसेस बनते हैं जब भी 1 और 6 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो लिख लीजिए, कुछ पौराणिक कथाओं में इसको शुक्र को क्या माना जाता है? सूर्य की गर्लफ्रेंड माना जाता है। लेकिन जनरली आप याद रखिएगा कि दानव के गुरु माने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक चीज को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझिए कि अक्सर क्या होता है। अब जैसे देखिए, कोई शादीशुदा अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी और उसकी पत्नी को पता चलेगा तो क्या होगा? तो इस तरीके से आप हर चीज को, मैं पहले ही बोला हुआ था कि हर ग्रह को आप मानव के रूप में समझिए, इंसान के रूप में समझिए, तो आप अच्छे से हर चीज को समझ पाएंगे, सामने वाले को समझा पाएंगे। हर चीज को रटना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं थोड़ा सा हर चीज को बेसिक से बेसिक बताने का प्रयास करूं, और बेसिक बेसिक करते करते फिर प्रोफेशनल लेवल कर जाते चले, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगर मान लो किसी जातक का जन्म 1 और 6 का समझ में आ गया कि हमेशा क्या होगा? बदनामी
किसके कारण? फीमेल के कारण आने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट अगला लिखिए 19, अगर मान लो कोई जातक है जिसका बर्थडे या जिस दिन कौन सी तारीख को पैदा हुआ है, 19 को या 10 को या 1 को या 28 को, तो अब देखिए जो भी 19 तारीख को पैदा होगा, अब इसका नंबर देखिए, 1 किसका नंबर है? सूर्य का नंबर है। 9 किसका नंबर है? बोलिए किसका नंबर है? सेनापति का। तो पूरे अगर 4 डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे, क्योंकि सबका मूलांक कितना आएगा बताइए, तो 2 और 8 को जोड़ेंगे तो मूलांक कितना आएगा? bn 1 आएगा। 1 का तो 1 ही आएगा, 10 को 1 ही आएगा, 1 और 9 प्लस कर देंगे तो 10 इज इक्वल टू 1। तो इस चारों अगर bn का अगर बात करें, चारों मूलांक की बात करें, तो सबसे स्ट्रांग, सबसे अच्छा कौन से डेट ऑफ बर्थ को माना जाता है? 19 को। और क्यों? क्योंकि 1 और 9 सूर्य और सेनापति का नंबर है, इसीलिए इसको क्या माना जाता है? बेस्ट जो है डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। और क्यों? क्योंकि मैंने शुरू ही पहले ही जब अभी क्लास चालू किया तो मैंने ही बताया कि 1 का बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? 9 होता है। चार्ट में जाकर के अभी देखिएगा, लिखवाया हूं कि 1 का बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? 9 होता है। ठीक है, तो बेस्ट फ्रेंड 1 हो गया, 1 और 9 का। फिर उसके बाद सबसे वीक क्या होता है? 2 और 8। 2 और 8 का क्यों? क्योंकि 2 किसका नंबर है? चंद्रमा का है। 8 किसका नंबर है? शनि का। तो जिसका भी क्या होता है 2 और 8 का, तो इनको क्या प्रॉब्लम आती है? तो लिख लीजिए, जब भी जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 और 8 को होता है, मतलब 28 को होता है, उनको थोड़ा सा उनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, ये सब प्रोफेशनल टिप्स हैं। ठीक है, तो क्या मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, साथ ही साथ उनके जो माता पिता का जो सुख जो है उनको कम मिल पाता है। लिख लीजिए, या मिलेगा भी तो एक का गुण कम रहेगा और दूसरे का ज्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब है माता पिता का जो सुख है थोड़ा कम मिल पाता है और मैरिड लाइफ का थोड़ा सा सुख कम मिल पाता है। तो इस तरीके से 28 का हुआ। अब एक ट्रिपल स्टार प्रोफेशनल पॉइंट लिखिए अगला, वास्तु से रिलेटेड। खैर आगे तो वास्तु पढ़ाऊंगा ही, लेकिन फिर भी इसका जब सूर्य का जब पढ़ा रहा हूं तो आपको वास्तु से रिलेटेड भी ज्ञान देते चलूं। तो आप घर में टोटल 16 दिशाएं होती हैं, आप जानते हैं। ऊपर से क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, उसके बाद हम इसको फिर दोबारा काटते हैं एनी, मतलब नॉर्थ ईस्ट। फिर इसको और छोटे छोटे भागों में अगर काटते हैं तो 16 दिशा में विभाजन करते हैं। और आप जानते हैं कि सूर्य का उदय कहां से होता है? तो पूर्व से। कहां से उदय होता है? पूर्व से, आप जानते ही हैं। तो सूर्य का जो दिशा होगा पूर्व होगा, और ई मतलब ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ये पूर्व दिशा, और ई मतलब ये दोनों दिशा, इसको लिख लेता हूं ऐसे। ठीक है, किसका दिशा है? सूर्य का दिशा है ई और ई। अब समझिए इसको प्रोफेशनल टिप्स क्या मैं बताना चाह रहा हूं। जिसका भी बीएन या डीएन, जिसका मूलांक 1 या भाग्यांक 1 हो, और वो जातक अगर मान लो अपने घर का टॉयलेट हो, बाथरूम हो, अगर ई में मतलब पूर्व दिशा में रख ले या ई में रख ले, तो उसका सूर्य पूरी तरह से खराब होगा। और जब सूर्य खराब हुआ, मतलब मैंने जितने नेगेटिव पॉइंट पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है क्लास 5 में, वो सारा नेगेटिव पॉइंट फिर वो झेलना चालू कर देगा। तो इसीलिए आप प्रोफेशनल टिप्स लिख लीजिए। इसको हम वास्तु में देखते हैं, बट फिर भी जब हम वैदिक पढ़ रहे हैं तो इसको प्रोफेशनल टिप्स के रूप में देख लीजिए कि जिसका भी घर का मालिक BNDN या जो भी जाता है आपके पास काउंसलिंग के लिए आ रहा है, अगर उसका BNDN 1 है और उसके घर का पूर्व या ई मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम अगर हो गया, टॉयलेट अगर हो गया, तो उसका सूर्य क्या हो जाएगा? खराब होगा। और जब सूर्य खराब होता है तो जितने नेगेटिव पॉइंट मैंने पढ़ाए हुए हैं वो सारा चीज फिर उसको झेलना चालू होगा। तो इस तरीके से ये प्रोफेशनल टिप्स अच्छे से नोट कर लीजिए। ये वास्तु का टॉपिक था, बट फिर भी मैं साथ साथ बताते चल रहा हूं क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे। अब हम अगले क्लास में हम देखेंगे। आज हमने पूरा क्या देखा इस क्लास में? हमने इस क्लास में देखा कि पहले तो चार्ट के बारे में डिस्कस किया कि चार्ट का सूर्य का फ्रेंडली कौन है, एनिमी कौन है, न्यूट्रल कौन है। फिर हमने देखे कि 1 और 8 हमेशा से उनसे क्यों नहीं बनती हैं, तो हमने 6 अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास किया। हमने पौराणिक कथाओं के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया, हम उसको हमारे साइंस के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया, हम अपने ज्ञान
रोशनी साइंस का अगला रोशनी और अंधेरा से भी समझने का प्रयास किए। इसी को हम एनर्जी के माध्यम से, बॉडी स्ट्रक्चर के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया। हम उसी को जवानी और बुढ़ापे के माध्यम से समझने का प्रयास किए, और साथ ही साथ हम मोरल जो वैल्यूज होती हैं उसके अनुसार भी समझने का प्रयास किया। तो 1 और 8 के बीच हमेशा से क्लेशेस क्यों होती हैं, हमेशा उन दोनों के बीच अनबन क्यों होता है, हमने 6 अलग अलग एंगल से देखने का प्रयास किया। फिर हमने देखा कि 1 और 8 के बीच जब भी अगर हो तो क्या करना चाहिए ताकि शनि का प्रभाव कम से कम पड़े। 8 और 1 का जब भी अगर हो तो पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब ना हो, तो हम उसको क्या करना चाहिए, उसका टिप्स हमने देखे। 1 और 8 के बीच कब क्या होता है हमने उसका देखा, साथ साथ उसको क्या बीमारी होते हैं, क्या अच्छे पॉइंट होते हैं। साथ में हमने देखा कि सूर्य से रिलेटेड और क्या क्या बीमारीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा 1 और 6 के बीच, तो हमने एक पौराणिक कथा देखा कि सूर्य की गर्लफ्रेंड किसको माना जाता है, शुक्र को, कुछ कुछ कहानियों में, इसलिए हमेशा फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि कौन सा डेट ऑफ बर्थ स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है, और साथ ही साथ हमने क्या देखा, वास्तु टिप्स कि जिसका भी BN या DN1 है, अगर उसका बाथरूम टॉयलेट अगर पूर्व या ENE में अगर हो जाए तो उसको सूर्य की जितनी अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए थी उसका फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट देने लग जाता है। फिर हम कल देखेंगे 2-3 सेलिब्रिटी का हम डेट ऑफ बर्थ देंगे। जैसे आप अमिताभ बच्चन जी को आप जानते ही हैं, आप इंदिरा गांधी जी को आप जानते ही हैं। इन दोनों का डेट ऑफ बर्थ का हम एनालिसिस करेंगे सूर्य से रिलेटेड कि क्या इम्पैक्ट देते हैं और क्या अजीब क्वालिटी मिलता है, क्या अजीब क्वालिटी मिलता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे अमिताभ बच्चन जी के बारे में जीप क्वालिटी अजीब क्वालिटी दोनों को देखेंगे, ठीक है, दोनों का चार्ट को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम अगले क्लासेस में हम क्या देखेंगे, सूर्य के जितने जो प्रोफेशनल टिप्स होने चाहिए, जो जनरली बड़े बड़े प्रोफेशनल जो है या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो केवल और केवल लाखों की फीस लेकर के ही बताते हैं, उन सारे पॉइंट को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा, साथ ही साथ कुछ रेमेडीज की भी बात करेंगे कि अगर आपका सूर्य अगर कमजोर है तो आप क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा चालू होगा कौन सा क्लास, चंद्रमा का। तो इस तरीके से हम पूरे शुरू से लेकर के आखिरी तक मेरे पास जितने नोट्स थे हर एक पॉइंट को मैंने समझाने का प्रयास किया। अब बीच में 2 दिन छुट्टी इसलिए हुआ था क्योंकि कंटिन्यू जो है आप लोग जैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर हमारा नेम मोबाइल नंबर सही है कि नहीं, ठीक है, या नया मोबाइल नंबर ले रहा हूं सर, या पुराना मोबाइल नंबर सही है कि नहीं उसके बारे में आप पूछते हैं, या सर मुझे कैसा मोबाइल नंबर लेना चाहिए, ठीक है, कैसे पेयर्स होने चाहिए, ठीक है, कैसे कंपाउंड नंबर होने चाहिए, ठीक है, कैसे टोटल नंबर होने चाहिए। इन सब के बारे में जब आप पूछते हैं, सर मेरा प्रोफेशन जो है डॉक्टरी का है, या सर मेरा इंजीनियर का है, या मैं बिजनेस करता हूं सर, मुझे कौन सा पेयर सूट करेगा, कौन सा पेयर सूट नहीं करेगा, जब आप इस तरीके जब सवाल आप पूछते हैं ना, तो उस सबका मुझे चार्ट बना करके PDF बना करके देना पड़ता है। अच्छा, और इसमें दिक्कत कहाँ पर आ जाती है, तो नेगेटिव पॉइंट लिख लीजिए जितने जो आप अगर भविष्य में अगर आप अपना नंबर जो नया ले रहे हैं, क्योंकि आपने 1 से लेकर के 10 तक का पूरा वीडियो आपने देख लिया, अब आप नया नया नंबर खोज रहे हैं। नया नया नंबर आप जब खोजने लगते हैं तो कोई जो है 1500 में कंसल्टेशन चार्ज ले लेते हैं कि सर हमको नया नंबर कैसा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। आप मुझसे कंसल्टेशन चार्ज का पूरा आपने 1500 का आपने PDF ले लिया। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कंटिन्यू 40, 50, 60, 70, 80 नंबर भेज देंगे कि सर मुझे अभी चाहिए, आज पित्र लग रहा है, आज ऐसे हो रहा है, आज अमावस्या है, आज ग्रहण लग रहा है, आज इसके पहले बता दीजिए। इतने फोन पे फोन करते हैं कि सर मुझे अभी चाहिए, मतलब चाहिए। तो आप एक बार खुद से एक बार सोच करके देखिए कि एक टीचर है जिसके पास अगर 500-600 अगर कंटिन्यू अगर मैसेज आएंगे तो टीचर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कब कर पाएगा, आप लोगों को PDF कब कर पाएगा। अच्छा, मैं अगर गलती से अगर 2 दिन लेट दे दूं तो आप लोग फिर इमोशनल मैसेज करने चालू कर देते हैं कि सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हैं लेकिन आप पर्सनली में रिप्लाई नहीं कर रहे हैं सर, आप जल्दी PDF नहीं भेज रहे हैं सर, परसों पेमेंट किया था आज 1 दिन हो गया सर। तो आप थोड़ा सा जब भी आप मेरे लिए अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं कि नया नंबर कैसा लें, ठीक है, या पुराना नंबर है या नया नंबर है, उसका जैसे आप लोग 1000 रुपये आप पेमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए। अगर आप धैर्य नहीं बनाएंगे तो आप लोगों का क्लास ऐसे ही मिस होगा जैसे अभी 2 दिन मिस हुआ।
आप लोगों का 2 दिन क्लास मिस हुआ, आप भी जानते हैं। मैं शनिवार को आपको रिकॉर्डिंग नहीं दे पाया, न रविवार को रिकॉर्डिंग नहीं दे पाया हूँ। कारण और कावर एक ही चीज, आप लोगों का इमोशनल मैसेज कि सर हमको आज अमावस्या है, हमको नंबर चाहिए, सर हमको पीडीएफ चाहिए, या सर आज ग्रहण लग रहा है हमको नंबर दे दीजिए, या हमको पीडीएफ दे दीजिए, या हमको कंसल्टेशन दे दीजिए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आप नया नंबर कैसा लें, क्या लें, उसके लिए अगर आप 1500 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, या जो भी आप नया नंबर खरीद रहे हैं, या जो भी आपके पास पुराना नंबर आप उसका 1000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कृपया धैर्य बनाएं। मैं सभी का सम्मान करता हूँ और सभी को बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे भी उसके लिए समय चाहिए। इसीलिए मैं स्पेशली जब भी पॉम्पलेट देता हूं तो मैं उस पर स्पेशली लिखे रहता हूं कि 3 से 4 दिन थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं खुद नहीं चाहता कि मेरे ऊपर ज्यादा बर्डन हो और मैं आप लोगों को वो ना दे पाऊं। इसीलिए मेरा हमेशा से रहता है कि मैं जिसको भी दूं बेच देने का प्रयास करूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं सर मुझे अभी रात को चाहिए, सर मुझे कल खरीदना है, सर मुझे आज रात को 2 बजे जो है बुक करना है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? तो सूर्य के रिलेटेड जितने जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ प्रोफेशनल टिप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको भी जो भी बच्चे नया नया नंबर ले रहे हैं, जिनको भी कंसल्टेशन चाहिए, आप फीस जमा कर सकते हैं 1000 रुपये। और जो नए हैं, जिनको नया नंबर कैसे लेने चाहिए, आपका प्रोफेशन के अनुसार क्या नंबर लेने चाहिए, क्या आपका कंपाउंड नंबर होना चाहिए, आपके वैदिक कुंडली के अनुसार या आपके लोसो ग्रिड के अनुसार क्या कंपाउंड नंबर आपको बेस्ट सूट करेगा, उस सब को जानने के लिए आप 1500 रुपये फीस जमा करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। मिलते हैं कल अगले वीडियो पर। अभी के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया। कृपया जब भी रिपोर्ट अगर लेना चाहते हैं तो 1 से 2 दिन जरूर मुझे समय दीजिए। मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।